सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैंने कक्षा 10 के अध्याय नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। ये क्लास जितने विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बीपीएससी की भी जो तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखते हैं, यानी कि जो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1492 में कोलंबस ने क्या किया था? 1492 में अमेरिका की खोज की थी। कब? तो 1492 में। 1920 चीन के साथ अफीम का व्यापार शुरू हुआ था। 1860 ईस्वी की बात करें तो इस दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर बड़े बड़े एम्पोरियम खोले गए थे। 1885 ईस्वी की बात करें, यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई थी। बर्लिन बता दें जर्मनी की कैपिटल है। 1890 ईस्वी की बात करें तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैली। कृषि विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ चुका था। 19वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं तो श्रमिकों की अनुबंध व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ, और 1914 से जो है 1918 तक कह सकते हैं, 1919 शुरुआत हुई थी तो 1914 से 1919 तक कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो है चला था। नेक्स्ट 1920 की बात करें तो 1920 में अमेरिका में वृहद उत्पादन का चलन हुआ। 1929 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें क्या हुआ? आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 1945 तक चला प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 1918-19। हाँ, तो 1944 की बात करें तो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई। सन 1947 विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया। 1949 में चीन की क्रांति हुई। एक क्रांतियों से एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में, 1688, 1789, 1917 और 1949। ये जितनी भी क्रांति हैं ये आप लोग पढ़ लीजिए। इन सभी ईयर में जो जो क्रांतियां हुई हैं उनको आप डिटेल में पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1970 यानी कि 1970 का प्रारंभ, तो इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा एशिया के देशों में विस्तार किया गया। तो ये थे इम्पोर्टेंट जो हैं तिथियां। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियों की। तो महत्वपूर्ण शब्दावली की अब बात करते हैं भैया। आप लोग ये महत्वपूर्ण शब्दावली अपने कॉपी में नोट अवश्य कर लिया करें, और इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उसके बाद में आप लोग लिख लिया करें। असंतुष्ट का मतलब क्या होता है? तो वे लोग जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानते उसे असंतुष्ट कहलाते थे। ठीक। वीटो, वीटो का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है निषेधाधिकार, अर्थात किसी भी फैसले को मानने से मना करने का अधिकार, वीटो। सीमा शुल्क, किसी देश द्वारा अपने आयातों तथा निर्यातों पर लगाए जाने वाले करों को सीमा शुल्क कहते हैं। ऐसे शुल्क दो प्रकार के होते हैं, एक तो निर्यात शुल्क और एक आयात शुल्क। अब बात कर लेते हैं निर्यात शुल्क की। जब किसी देश से बाहर जाने वाली वस्तु पर वहां की सरकार कर लगाती है तो इसे निर्यात शुल्क कहते हैं। आयात शुल्क की बात करें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से वह वस्तु देश में प्रवेश करती है, अर्थात सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। नेक्स्ट है विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, और विनिमय दरें दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक स्थिर विनिमय दर और दूसरी परिवर्तनशील विनिमय दर। अब स्थिर विनिमय दर क्या है? तो स्थिर विनिमय दर जब विनिमय दर की स्थिर होती है और उनमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं परिवर्तनशील विनिमय दर की। तो इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांता
सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है, तो इसे परिवर्तनशील विनिमय दर कहा जाता है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की जो प्रक्रिया होती है वो वैश्वीकरण कहलाती है। श्रम का प्रवाह, जब लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे श्रम का प्रवाह कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पूंजी का प्रवाह किसे कहते हैं। तो इस प्रवाह में पूंजीपति अपनी पूंजी को दूर दराज के इलाकों में अल्प या दीर्घ अवधि के लिए निवेश करते हैं तो उसे पूंजी का प्रवाह कहा जाता है। कारणला बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कारणला क्या है। तो ब्रिटेन में बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के द्वारा सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उसे ही कारणला कहा जाता है। ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता था, तो कारणला कहा जाता था। सिल्क मार्ग, जमीन व समुद्र से होकर गुजरने वाले वे रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे वरन एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी सिल्क का विशेष महत्व था, इसीलिए इसे सिल्क मार्ग कहा जाता था। प्राथमिक उत्पाद, वे उत्पाद जो सीधे प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं, जैसे गेहूं, कपास, सरीखे, कृषि उत्पाद एवं कोयले, सरीखे सब खनिज पदार्थ हैं। गिरमिटिया मजदूर, ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए कैरिबियाई द्वीप समूहों जैसे फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था। इन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। उन्हें एक अनुबंध के अंतर्गत बाहर ले जाया जाता था, बाद में इसी अनुबंध को गिरमिट कहा जाने लगा था। अब बात करते हैं उपनिवेशवाद की। अपने आर्थिक राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था व राजनीति पर कब्जा करके उसका शोषण करना उपनिवेशवाद कहलाता है। व्यापार अधिशेष, वह स्थिति जिसमें आपसी व्यापार से किसी देश को फायदा हो उसे व्यापार अधिशेष कहते हैं। होम चार्जेज, किसी भी देश द्वारा व्यापार के लिए बनाई जाने वाली वस्तुओं के निर्माण पर होने वाले जो विभिन्न खर्चे होते हैं उसे होम चार्जेज कहा जाता है। हायर परचेज, वस्तुओं को खरीदने की वह व्यवस्था जिसमें खरीदार उस वस्तु की कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाए उसे हायर परचेज कहा जाता है। होशे क्या है देखो, त्रिनदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होशे नाम दिया गया था। G77 यह विकासशील देशों का संगठन है जिसे अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक लाभों और संयुक्त राष्ट्रों की साझा बातचीत सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। कुटीर उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में चलाए जाने वाले उद्योग जो होते हैं उन्हें कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। इसका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें विकासशील देश अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण पा सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। कौड़ियाँ, प्राचीन काल में पैसे या मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तु को कौड़ियाँ कहा जाता था। कैनाल या कॉलोनी, नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया, उनकी बस्तियों को कैनाल या फिर कॉलोनी कहा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है शब्दावली थी। अब हम बात कर लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की। बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक काल से पूर्व विश्व के मध्य व्यापारी तथा सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्ग थे। तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग या जूट राजमार्ग या हवाई राजमार्ग या रेशम राजमार्ग। तो इनमें से क्या नाम देते थे जो पहले व्यापार होते थे पूर्व विश्व के साथ जो है मध्य से, तो उसे हम लोग जो है रेशम मार्ग कहा जाता था, रेशम मार्ग कहते थे। क्या कहते थे? तो रेशम मार्ग कहते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो अमेरिका की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नूडल्स इटली में पहुंचे, तो नूडल्स इटली में कहाँ से पहुंचे थे भैया? चीन से, जापान से, भारत से या ऑस्ट्रेलिया से?
तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है वो ए है, चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1840 ईस्वी के दशक के मध्य में निम्न देश में आलू की फसल खराब होने के कारण लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो गए। तो किस देश में? अमेरिका में, कि ऑस्ट्रेलिया में, या आयरलैंड में, या इन सभी में? तो आयरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह है क्या है? श्रम है, या व्यापार है, या पूंजी है, या ये सभी है? तो इसका उत्तर ये सभी हैं। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? जो 1929 में आर्थिक महामंदी हुई थी उसका जो मेन कारण था वो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? तो रिंडरपेस्ट अभी हमने बताया था एक प्रकार की बीमारी थी। क्या थी? तो एक बीमारी थी। भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक जो गिरमिटिया मजदूर निम्न प्रदेश से बाहर जाते थे, कहाँ से बाहर जाते थे? तो मध्य भारत, बिहार, तमिलनाडु, यानी कि इन सभी जगहों से जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारणला के अंतर्गत किस अनाज के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? ये भी हमने क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण शब्दावलियों में बताया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसमें मक्का पर प्रतिबंध लगाया गया था। त्रिनदाद का होशे नामक उत्सवी मेला मूल रूप से था। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका सही आंसर है मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन भारत में होम चार्जेस का निपटारा करता था। तो कैसे करता था भैया? व्यापार अधिशेष द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? हमने बताया था वर्ष 1914 में प्रारंभ हुआ था। समाप्त कब होता है? तो 1918 में समाप्त होता है। चटनी म्यूजिक के प्रणेता कौन थे? तो चटनी म्यूजिक के जो प्रणेता थे वो थे सुंदर पोपो। कौन थे? सुंदर पोपो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने औपचारिक रूप से कब कार्य करना शुरू किया था? तो वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय की बात करें तो दोनों के मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, और ये दोनों संस्थाओं ने 1947 से काम करना शुरू किया था। किस उद्योगपति ने सन 1920 के दशक में उत्पादन में नए प्रयोग द्वारा समय तथा पैसा दोनों की बचत करने का निर्णय लिया था? तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका राइट आंसर है सी, हेनरी फोर्ड ने। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। हेनरी फोर्ड ने कार उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? तो हेनरी फोर्ड ने कौन सा तरीका अपनाया था? तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका सही आंसर है सी, असेंबली लाइन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट, आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर किस औद्योगिक देश पर पड़ा? तो इसका बहुत ही ज्यादा असर जो था वो अमेरिका पर पड़ा। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था? तो इसका जो आधार था वो है निश्चित विनिमय दर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो अभी हमने बताया था ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो विश्व बैंक ऑप्शन में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? तो अभी हमने बताया दो संस्थाओं की स्थापना होती है, कौन कौन? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनको जुड़वा बहनें कहा जाता है। जो 23 नंबर है उसका राइट आंसर है बी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1929 हमने बताया था आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत हुई थी वो 1929 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है सी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। स्थापना कब होती है? 1945 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी है। G77 से आप क्या समझते हैं? तो G77 जो है इसका आंसर है बी, विकासशील देशों का समूह। प्राचीन काल में भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? तो इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते थे। क्या कहते थे? गिरमिटिया मजदूर। अमेरिका पर अधिकार करने वाले पहले दो यूरोपीय देशों के नाम बताइए। तो अमेरिका पे जो है स्पेन और पुर्तगाल, ये दो यूरोपीय देशों ने पहले अधिकार किया था। यूरोपीय लोगों के साथ कौन सी बीमारी दक्षिण अमेरिका
महाद्वीप में आई तो कौन सी महामारी आई थी? तो चेचक महामारी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों यानी कि ध्रुव शक्तियों में शामिल था? तो केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी शामिल था। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज की क्लास का, जो ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो उद्योगपतियों में शहरी लोगों का विरोध, जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर है। तो आज की क्लास में हमने जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी और तिथियां थी, ये सभी आप लोगों को बताया। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो भी अपनी यहाँ से परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकें। धन्यवाद।